WJ क्लासे के अंदर सभी छात्रों और छात्राओं को होली के राष्ट्रीय पर्व पर हार्दिक शुभकामनाएं। प्यारे विद्यार्थियों, मैं कक्षा 8 का जो डाइटों के माध्यम से राजस्थान में प्रदेश के अंदर जो कक्षा 8 का संस्कृत का पेपर जो 4 मार्च को होने जा रहा है, उस पेपर के बारे में आपके सामने एक गैस मॉडल अनुमानित पेपर मैं आपको प्रेषित करने जा रहा हूँ। ये मैंने पेपर 10th क्लास के लिए मैंने डाला था, उसमें भी अधिकांश प्रश्न मिले, लेकिन समय का अभाव रहने के कारण से मैं किसी परिस्थिति के कारण से को पूरा समय नहीं दे पाया, उसके लिए मैं क्षमा का प्रार्थी हूँ। और अब मैं कक्षा 8 का जो पेपर डाल रहा हूँ उसमें पूरा पैटर्न डालेंगे और ये हमारी पूरी आशा है कि संपूर्ण विद्यार्थियों को ज़्यादा से ज़्यादा ये फायदा होता है। इस देश दुनिया के अंदर पैसे वालों के बच्चे तो पढ़ जाते हैं, अच्छे लिख जाते हैं, लेकिन गरीबों के बच्चे नहीं पढ़ पाते। इसके कारण से कि हम ऐसी शिक्षा देना चाहते हैं कि गरीबों के बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा उत्थान हो। हमारा देश आज अनेक चुनौती और समस्याओं से गुजर रहा है। इस बात का मैं आपको प्रमाणित देना चाहता हूं कि हमारा देश ने अंदर 4 दशक के अंदर यानी 40 वर्षों में जो शिक्षा के क्षेत्र में जो तरक्की की है, ऐसी तरक्की विश्व के किसी भी देश ने तरक्की नहीं की। 1976 में 1947 के अंदर श्रीमती इंदिरा गांधी ने देश को परमाणु परीक्षण करके विश्व को चौंका दिया था। 98 के अंदर 1998 में माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने परमाणु परीक्षण करके चौंका दिया सारे वर्ल्ड को। 2010 की बात है कि पावरफुल कंट्री के प्रेसिडेंट ओबामा साहब भारत यात्रा पर आए थे दक्षिण एशिया में। उसमें नेपाल, भूटान, मालदीव, श्रीलंका, आखिरी में आए भारत में आए। भारत में आकर के बंबई के महाराष्ट्र प्रांत के सेंट जेवियर स्कूल के अंदर बच्चों से रूबरू हुए और उन बच्चों से रूबरू होकर के बड़े प्रभावित हुए। इसके बाद पाकिस्तान गए, पाकिस्तान से बच्चों से हुए, इसके बाद अमेरिका लौट गए। अमेरिका की सीनेट को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, हे अमेरिका वासियों, पढ़ाई करो वरना भारत आ जाएंगे। तो आज देश विश्व के डर है तो केवल भारत का है, और आप उस देश के अंदर निवास करते हो जिसमें सारा वर्ल्ड आपसे प्रभावित है। आपके किसी भी खेल में ले लो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में ले लो, हमारा देश का जज्बा रहा है। इससे आज मैं आपको ये पेपर आपके सामने प्रेषित कर रहा हूं और समझाने जा रहा हूं, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। पहला प्रश्न है, गुणी कै बहुती, गुणवान कौन होता है? जो गुणों को प्राप्त करता है वही गुणवान होता है। इसका आएगा गुणी गुणा गुणगेषु भवन्ति। तो गुणवान कौन होता है? इसका आएगा गुणगेषु। गुणगेषु, गुणवान ही गुणों को प्राप्त करता है। चंचल कुत्र वससी, चंचल कहां रहता था? तो चंचल कुत्र वससी, तो चंचल एक ग्रामे, एक गांव में रहता था। यही प्रश्न अगर दोबारा दूसरे तरीके से आता है, चंचल कुत्र गच्छसि, चंचल कहां गया था? तो इसका आंसर आएगा वने, जंगल में गया था चंचल जाल बिछाने के लिए। अगला प्रश्न है, गुहायाम स्वामी कै आसीत है, गुफा का स्वामी कौन था? ये जो प्रश्न है ये बिलस्य वाणी कदापि में न श्रुता, बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुते हुए पाठ से लिया गया है। उसमें एक दधिपुच नाम का श्रृंगाल है और एक खरनकर नाम का सिंह था। तो कहानी है, उस कहानी से तो गुहायाम स्वामी कहे तो इसका आएगा दधिपुच्छ श्रृंगालय, या दधिपुच्छ भी लिख सकते हो। दधिपुच्छ नाम का एक श्रृंगाल था जो गुफा का स्वामी था। आगे इसके बारे में बताएंगे, तब इसको एक्सप्लेन करेंगे। सावित्रीबाई फूले जन्म कदा अभवत। सावित्रीबाई फूले जिसने भारत के अंदर प्रथम महिला शिक्षिका थी महाराष्ट्र के अंदर, जिसने जाति बंधन, छुआछूत, ऊंच नीच की भावना सभी को त्याग करके एक इंसानियत की शिक्षा देना प्रारंभ किया था अंग्रेजों के शासन के अंदर। वह प्रथम महिला थी जिसने स्त्री शिक्षा का हमारे देश के अंदर प्रसार किया था। उसका जन्म 3 जनवरी
1831 के अंदर महाराष्ट्र प्रांत में हुआ था। तो यहां लिखोगे 3/1/1831। 3 जनवरी 1831 को सावित्रीबाई फुले का जन्म महाराष्ट्र प्रांत में हुआ। लुब्ध से किम नास्यति, लुब्ध से लोभी का क्या नष्ट हो जाता है? लोभी का यश, यश यानी होती कीर्ति। लोभी व्यक्ति होता है, उसकी कीर्ति प्रतिष्ठा, उससे कोई भी प्रेम नहीं करता है तो लोभी है। लोभी व्यक्ति की जो यश है, कीर्ति है, प्रतिष्ठा है, वो समाज से हट जाती है। कर्पण से किम नास्यति, कर्पण होता है कंजूस। कंजूस का क्या नष्ट हो जाता है? कंजूस की मित्रता खत्म हो जाती है, शौक के जिसको कहते हैं। अगर कोई व्यक्ति कंजूस आया तो मित्रता को देख रहे हो तो कंजूस है, 1 रुपये चाय नहीं पिलाएगा अपने को, अपने चले क्या मुड़, तो उससे उसकी मित्रता है औचित्य खत्म हो जाता है। तो इसका आंसर आएगा बेटा सौख्य। सौख्य में नहीं होता है मित्रता। भगवान श्री कृष्ण, अर्जुन, भगवान श्री कृष्ण और सुदामा भी मित्र थे। जब सुदामा गरीब हो गए थे और भगवान कृष्ण से मिलने के लिए गए तो भगवान कृष्ण सुदामा की दीन अवस्था को देखकर रोने लग गए थे। आज तो कलयुग है, आज तो लोग देखेंगे हंसेंगे, ये बेटे बहुत हो रही है उन्हें देश के अंदर। ऐसा नहीं है। मित्र दुनिया में वो चीज होती है, अंतरात्मा की आवाज बताई जाती है मित्र को, न भाई को बताई जाती है, न बहन को बताई जाती है, न माँ को, न बीवी को। एक मित्र ऐसा होता है जिसको अपने खुल के बताई जाती है कि भाई मेरे साथ ये घटना घट गई। तो भगवान कृष्ण ने सुदामा की अवस्था को, दीन अवस्था को देखकर रोने लगे। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करुण के करनानुधि रोए, पानी प्रात हाथ मस नहीं छुयो, नैनन से जल्द हुई। भगवान कृष्ण के आंसू इतने गिरने लगे जो आंसू से पैर डूब गए सुदामा के। ऐसे मित्र थे। क्यों? क्योंकि उनके गुरु संदीपन के आश्रम में उनको बड़ी संस्कारवान शिक्षा दी गई थी। जिन विद्यार्थियों को चाहे राजस्थान, चाहे अन्य प्रदेश, किसी भी प्रांत में चले जाओ आप, हिंदुस्तान विश्वगुरु रहा है वर्ल्ड के अंदर। और हमारे देश को एक मां का दर्जा है। मां बच्चे को किस प्रकार से संस्कार देती है? किसी भी देश में वर्ल्ड में मां का नाम नहीं, देश भारत माता। किसी भी देश का नाम पाकिस्तान, अमेरिका, भूटान, कोई माता नहीं है। वर्ल्ड में एक ही देश है, वो है भारत माता, और जिस देश में आप निवास करते हो। अगला प्रश्न देखो बेटे। आर्यभट्ट से ग्रंथ किम नाम आसित है? आर्यभट्ट। आर्यभट्ट का जन्म 476 ईस्वी में पाटलिपुत्र पटना के पास हुआ था। इन्होंने इस बात का प्रतिपादन किया था कि सूर्य एक आकाश में स्थिर पिंड है, गतिशील नहीं है। गतिशील कौन है? सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा। सूर्य जिस गति से चलता है, अनवरत गति से चलता है, अगर सूर्य 1 मिनट भी रुक जाए तो संपूर्ण पृथ्वी का संतुलन खराब हो जाएगा। आर्यभट्ट ने इस प्रकार का प्रतिपादन किया था कि सूर्य एक आकाशीय पिंड है और पृथ्वी और चंद्रमा उसके चारों ओर चक्कर लगाता है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है और चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है, जिसके कारण दिन और रात बनते हैं। आप पृथ्वी पर रहते हो, आपको सूर्य आकाश के अंदर छोटा सा दिखाई देता है, इतना सा नहीं है, पृथ्वी से कई गुना बड़ा है। पृथ्वी, ऐसा कहते हैं विद्वान, ऐसे कहते हैं कि पृथ्वी तो सूर्य का टुकड़ा है छोटा सा। जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य ग्रहण होता है, क्योंकि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी के धरातल पर नहीं आ पाता है, चंद्रमा रोक लेता है। और चंद्र ग्रहण जब सूर्य और पृथ्वी के बीच, सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है, सूर्य और पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा, इसके बीच में पृथ्वी आ जाएगी तो पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ जाएगी। सूर्य और चंद्रमा के बीच जब पृथ्वी आएगी तो पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ेगी और चंद्रमा पर पड़ेगी तो वह चंद्र ग्रहण होगा। और सूर्य और पृथ्वी के बीच जब चंद्रमा आ जाएगा तो सूर्य से आने वाला प्रकाश पृथ्वी के धरातल पर नहीं पहुंच पाएगा, इस कारण से वह सूर्य ग्रहण हो जाएगा। मैं आपको एक्सप्लेन करके आगे बताएंगे, पहले इस प्रश्न को सुनो।
तो इसके ग्रंथ का नाम था आर्यभट्टियम। आर्यभट्ट के द्वारा लिखा हुआ जो ग्रंथ था वो आर्यभट्टियम था। शालिनी पितुग्रम आगच्छते, बेटे यहां लिखो कदा। शालिनी पिता के घर कब आई? कौन? तो आगे ग्रीष्म अवकाशे, ग्रीष्म प्लस अवकाशे। शालिनी ग्रहम शून्य सुता बिना, बेटी के बिना घर सुना है। पुत्री, बेटी, ये सृष्टि की रचयिता है। तो बेटी के वर्ग घर सुना है। जिस घर में आप मानो बेटी नहीं होती ने, उस घर में स्थिति डामाडोल रहती है। मैंने अच्छे अच्छे को देखा है, किसी के 5 बेटे हैं, 5 पांडव, हड़बड़ा रहे हैं वो ऐसे ही। किसी के 2 तो वैसे ही कर रहे हैं, और किसी के 2 लड़कियां हैं, 2 लड़के तो ऐसे आराम से जिंदगी जी रहे। तो बेटे, बेटी तो सृष्टि की रचयिता है। यत्र नारे से पूजनते रमनते तत् देवता, ये मनुस्मृति में लिखा है कि जहां स्त्रियां होती है वहां देवता निवास करते। आगे देखो, डॉक्टर कृष्णचंद्र त्रिपाठी महोदय ग्रंथ रचित ग्रंथ अस्ति। डॉक्टर कृष्णचंद्र त्रिपाठी के द्वारा लिखा हुआ ग्रंथ है शीतोरास्ते भारत शरण भूमि। शीतोरास्ते भारत शरण भूमि। ये भारत देश की धरती सोने से युक्त होवे, ऐसी धरती के रचयिता हमारे जो त्रिपाठी महोदय ने लिखा कि हमारे देश के अंदर कई प्रकार की नदियां बहती है, हमारे देश में कई प्रकार के खनन है, हमारे देश में सस्य समृद्धि, कई प्रकार का धन पैदा हो रहा है, जिसके अंदर हमारा देश एक आत्मनिर्भर और संपन्न देश है खाद्यान्न के मामले में। ऐसा कहते हैं हमारे देश में खाद्यान्न की समस्या कभी भी नहीं आएगी। देश आजाद हुआ 1947 में, तो पैदा किला के का बंटवारा हो गया था पाकिस्तान में। उस समय जरूर हमारे सामने समस्या आई, और जब 1966 में स्वामीनाथन ऐसा और स्वामी बोरलाव हरित क्रांति के माध्यम से देश के अंदर खाद्यान्न के अंदर हरित एक आमूलचूल परिवर्तन करके हमारे देश को बड़े बड़े विद्वानों आत्मनिर्भर बना दिया खाद्यान्न के मामले में। इसलिए आगे देखो, आगे प्रश्न क्या है, संपूर्ण संसारे डिजिटल भारत किम प्रभाव अस्ति। डिजिटल इंडिया का संपूर्ण भारत में क्या प्रभाव है? तो इसमें आप लिखोगे संपूर्ण प्रभाव है इसमें, संपूर्ण। किसी भी क्षेत्र में चल जाओ, सारा काम कंप्यूटर के माध्यम से हो रहा है। चिकित्सा में ले लो, बैंक में ले लो, अपने चाहे को खाद्य सामग्री ले लो, दुकानदारी ले लो, सारा का आज का काम कंप्यूटर के माध्यम से किया जा रहा है। हाँ भाई, आगे इसके बाद में एक श्लोक अपने एक प्रश्न पूछा जाएगा। प्रश्न पत्र अतिरिक्तात् 2 श्लोक लिखत है, यानी प्रश्न पत्र के अतिरिक्त, यानी इस प्रश्न पत्र में नहीं होने चाहिए, 2 श्लोक लिखो। प्रश्न पत्र अतिरिक्त 2 श्लोक का लिखत है, तो आपको लिखना है जो भी आपको आता है, आपने तैयार कर रखा है, कैसे भी हो वो आपको लिखना है। मैं आपको बता देता हूं 1-2 श्लोक बोल करके। अभिवादन शीलस्य नित्यम वर्धोपसेविने चत्वारे तस्य वर्धन्ते आयु विद्या यशो बलम। अभिवादन शीलस्य नित्यम वर्धोपसेविने चत्वारी तस्य वर्धन्ते आयु विद्या यशो बलम। अभिवादन करने से और बुजुर्ग व्यक्तियों की सेवा करने से 4 प्रकार से वृद्धि होती है, आयु में, विद्या में, यश और बल। दूसरा है गुणा गुणगेषु भवन्ति, गुणवान ही गुणों को प्राप्त करते हैं। ते निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषा, जो निर्गुण होते हैं वो दोषों को प्राप्त करते हैं। सुस्वाद तोया प्रभवन्ति नद्दे, सुस्वाद तोया
तोयत यानी पानी, जल, नीर, सलील, नदियां का बहता हुआ जल स्वच्छ और निर्मल होता है। समुद्र मासाम अद्य भवन्ते अपया, वही पानी समुद्र में जाकर मिलने से दूषित हो जाता है, यानी संगत का फल होता है। इंसान जैसे कर्म करता हुआ, जिस प्रकार की संगति करता है वैसे उसको फल की प्राप्ति होती है। कदली सीप भुजंग मुख स्वाति नक्षत्र गुण तीन, जैसी संगत बैठी तैसा ही फल लीन। आकाश से नक्षत्र की बूंद गिरती है, अगर केले में गिरती है तो कपूर बन जाता है, सीप के मुंह में गिर जाती है तो सीप मोती बन जाता है, और भुजंग सर्प के मुंह में गिर जाती है तो वो सर्प मणिधारी हो जाता है। इसलिए जैसी संगत करोगे वैसा ही आपको फल की प्राप्ति होगी। तो संगत का बहुत बड़ा है। बिलस्य वाणी न कदापि में सुरता, इस प्रश्न को दूसरे तरीके से पूछ ले, ऐसे में पूछा जा सकता है। कैसे? यह साइड बताता हूं मैं। बिलस्य वाणी ने कदापि खालिस्तान श्रुता, बिलस्य वाणी ने कदापि में श्रुता, तो इसमें पूछा वैसे में पूछ लेगा तो यहां क्या आएगा? ए में अब पूछ लेगा में सा ते ता, ऐसे तो इसमें आएगा बिलस्य वाणी ने कदापि में श्रुता। बिल की वाणी को कभी भी नहीं सुनना चाहिए। इसमें एक खरनकर नाम का एक सिंह था और एक दधिपुच नाम का श्रृंगाल था। दधिपुच नाम का श्रृंगाल जंगल में रहता था, उसकी अपनी गुफा में, और रात को रहता था, सुबह चल जाता था अपना भोजन पानी करते। एक दिन ऐसा हुआ कि उस गुफा के अंदर एक सिंह प्रवेश कर गया। सिंह का नाम था खरनकर। जैसे जब वो वापस आया श्रृंगाल, तो उस गुफा में सिंह के पदचिन्ह जाते हुए दिखाई दिए। सिंह के पदचिन्हों को देख करके श्रृंगाल ने विचार किया कि आज कुछ न कुछ अपने साथ अनहोनी होगी। तो उसने शंका हो गई। शंका का समाधान जब ही होता है जब उसका प्रमाण मिल जाता है। अपने रात में घर पर सोते रहते, घर कोई सर्प निकल गया, सर्प की अगर जो लकीटी होती है तो अपने को मालूम है कि रात को अपने को नींद आएगी, जानवर गया, हो सकता है वो जानवर यही है, तो सभी घर वाले सतर्क हो जाते हैं। वैसे भी उस श्रृंगाल सतर्क हो गया और दिन छिपने के कगार पर आ गया। तो उसने आवाज लगाई, हे गुफा, तू मुझे रोज बुलाती थी, तब आता था, आज तुम क्यों नहीं बुला रही हो? अगर तुम मुझे नहीं बुलाओगी तो मैं दूसरी गुफा में चला जाऊंगा। यह बात जब गुफा में बैठे हुए सिंह ने सुनी तो सिंह बोल गया, आगच्छे, आ जाओ, आ जाओ। ऐसी बात सुनते ही श्रृंगाल शूटम शूट हो गया और भाग करके दूसरे स्थान पर चला गया। मरना थोड़ी था उसको। तो इसलिए बिलस्य वाणी ने कदापि में श्रुता, बिल की वाणी कभी भी नहीं। ऐसा आपको सार लिखना है। गृह सुनम सुते बिना, बेटी के बिना, पुत्री के बिना घर सुना है। इसमें से कोई किसी में, या सावित्रीबाई फूले में से, या सप्तम भगिनी में से, या आर्यभट्ट में से 4-5 है, लेकिन मैंने आपको 3 ही डाले हैं। इसमें से एक बिल्कुल डेफिनेट पूछा जाएगा, क्लियरिटी। आगे प्रश्न देखो। निम्न 2 श्लोकों के हिंदी में भावार्थ या व्याख्या हिंदी अनुवाद करना है। तो पहले किस लिखोगे? प्रसंग। प्रसंग में लिखोगे, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक रुचिरा के भाग 33 से अवतरित किया गया है या लिया गया है। इसमें जो श्लोक जैसा है उसके बारे में बताना, इस श्लोक में ऐसा बताया गया है। इसमें देखो, अयम वीर भोग्या तथा कर्म सेवा जगत वंदनिया ही भूदेवा, ये भारत भूमि। वीर भोगे, वीरों के भोगने योग्य, कर्म सेवा और कर्म करने योग्य, और सगत संपूर्ण जगत में स्तुति करने योग्य है। समूत जगत वंदनिया, संपूर्ण संसार में जगत वंदना करने योग्य है। सदा प्रणाम उत्सनाम धैर्यम, सभी पर्वों में, सभी उत्सवों में ये पृथ्वी, ये भारत देश की भूमि, शीतोराजते भारत शरणभूमि, ये भारत देश की भूमि सोने को धारण करने वाली है, अर्थात सोना उत्पन्न करने वाली ये भारत देश की भूमि है। दूसरा है विहाय पुरुषम यो ही देव नाव अवलंबते, जो इंसान अपने भाग्य के बल पर चलते हैं, कर्म को छोड़ करके,
कर्म छोड़ दोगे तो गति नहीं होगी, क्योंकि इंसान की गति कर्म से ही होती है। कर्म प्रदान विश्व करी राखा, जस कर्म कर तस फल चाखा। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी लिखा है कि इंसान धरती पर आने पर जैसे जैसे कर्म करता है वैसे उसको फल की प्राप्ति भी होती है। और महाभारत में, गीता में भी लिखा है, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश देते हुए कहा था, अर्जुन कर्मणि धिकारेषु मा फलेषु कदाचनम मां कर्म फल भूतो संगतोस्तु कर्मणि। हे अर्जुन, तू जैसे कर्म करेगा वैसे फल मिलेगा, फल प्राप्ति की इच्छा नहीं कर, क्योंकि फल की जो प्राप्ति हो तो परमात्मा के अधीन है, तेरे को केवल केवल कर्म करने का अधिकार है। तो इसमें बताया गया अपने पुरुषार्थ को छोड़ करके देवयानी भाग्य, एक देवयानी देवता, देवयानी भाग्य, देवयानी भाग्य के सारे जीवन व्यतीत का है। प्रसाद सिंहता से मूर्धन्य तिष्ठन्ति वायसा, प्रसादी करपाट प्रसाद, ये प्रसाद है महल, महल के शिखर पर बैठा हुआ सिंह की मूर्ति पर कोई बैठे रहते हैं। महल पर सिंह की मूर्ति लगी हुई है और उस पर कोई बैठे रहते हैं। उसी प्रकार कायर पुरुष इस संसार में अपने भाग्य के बल पर जीते हैं, लेकिन जो मनुष्य पुरुषार्थ करने वाला होता है, कर्म करने वाला होता है, वह मनुष्य भाग्य के सारे नहीं जीता है, वो कर्म करके ही जीता है। एक दुनिया में बाज पक्षी होता है, एक चील होती है। बाज स्वाभिमान होता है, वो अपने स्वाभिमान पर कभी आंच नहीं आने देता है। एक हंस होता है, एक कौवा होता है, सब में अलग अलग विशेषताएं होती है। एक मार के खाता है, एक मरी को खाता है। हिम्मत की कीमत है, वही चील वही बाज है। बाज पक्षी मार के खाएगा और चील मरे हुए को खाती है। तो इस दुनिया में ऐसे भी है जो अन्याय का खाते हैं, इस दुनिया में ऐसे भी है जो मेहनत खून पसीने की कमाई भी खाते हैं। और वो इंसान आगे बढ़ते हैं जो मेहनत खून पसीने की कमाई खाते हैं, और परमात्मा उन्हीं को सद्बुद्धि देता है जो अपने खून पसीने की कमाई खा करके आगे बढ़ते हैं। आज हिंदुस्तान के अंदर आपने देखा होगा, गरीबों के बच्चे IAS बन जाते हैं, पैसे वालों के नहीं बनते। रीजन कि उनकी माता पिता की कठिन तपस्या की कमाई, मेहनत की कमाई अच्छे प्रतिफल देती है। आगे देखो, निम्न में उपसर्ग अलग करना, उपसर्ग छांटना है। पर्यावरणम, पर्यावरण में परि प्लस आवरण, परि उपसर्ग है और आवरण मूल शब्द है, यण संधि है पर्यावरणम, इको यण सूत्र के माध्यम से ई का ये होता है। दूसरा है प्रस्थिति, प्रस्थिति में प्र उपसर्ग है और स्थिति मूल शब्द है। अब देखो पलायन, पलायन शब्द है बड़ा खतरनाक शब्द है भाई, इसमें सस्पेंस हो जाते हैं बड़े बड़े। पलायन जो शब्द है इसमें उपसर्ग का पता ही नहीं पड़ता है भाई कौन सा उपसर्ग है, कोई पला करेगा। हमेशा ध्यान रखना, पलायन शब्द के योग में परा उपसर्ग होता है, परा उपसर्ग होता है, पलायन के योग में परा उपसर्ग माना जाता है। जहां पलायन, पलायन नहीं एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर चले जाना, पलायन जहां शब्द आ जाए तो आपको बिल्कुल किसी प्रकार से सोचने विचारने की जरूरत नहीं है, वहां आपको परा उपसर्ग करता है। इस पलायन शब्द ने RPSC ने कई बार प्रश्न पुट कर लिए। जो बच्चे ध्यान देते हैं कंपटीशन में वो पास हो जाते हैं, सही हो जाता है उनका। और कई बार ये सुनते रहे यार मैंने तो कभी पढ़ाई नहीं यार, ये प्रश्न मेरे भी RPSC में गलता हुआ था। जब मैंने मेरे गुरु से पूछा गुरुदेव इसका क्या आंसर आएगा, अरे बेटे ये तो पलायन है, पलायन के उसमें परा उपसर्ग आता है। मैं गुरुदेव बता देता नहीं कि मेरे तो दिमाग में नहीं आया। तो मैं आपको बता देता हूं, कई बार माध्यमिक शिक्षा बोर्ड वाले आते हैं पलायन शब्द देते हैं, कई बार आते हैं अपने कहानियों में छोटी छोटी बातों में पलायन, तो पलायन शब्द के रूप में परा उपसर्ग का प्रयोग किया जाता। आगे देखो, निवसंति वस धातु है, इसमें अंति प्रत्यय है, उपसर्ग आएगा नी, निवसंति निवास करते हैं। संभूत्वा भाई इसमें सम उपसर्ग है, संभूत्वा भूधात्व और कत्वा प्रत्यय। निर्झरे, निर्झरे होता है झरना, इसमें निरुपसर्ग है, निर यानी बिना। निर्बल है, जिसमें बल नहीं है निरुपसर्ग, बलस्य अभाव है, यह निर्बल, नि विसर्ग प्लस बल,
संधि हो गया, ऋत्व विसर्ग संधि। और समास भी है बलस्य भावे, अव्ययीभाव समास। देखो पर्यावरण में पर्यावसर्ग है आगत्य, इसमें आवसर्ग गम धातु और आगत्य ले प्रत्यय, निष्क्रमण निस उपसर्ग आएगा इसमें। अध्यक्ष आदि उपसर्ग है, आदि प्लस एक्स अध्यक्ष यानी ऊपर। प्रस्तुति प्र, पलायन प्रा, निवसंति नि, संभुत्वा समय, निर्जर निर, निर्बल निर, निर्बल बलस्य भाव। हाँ भाई सुनो, इसमें अपने मंजूसे के माध्यम से मैं आपको करवा रहा हूं। जो अपने 8 नंबर का पैटर्न आएगा, इस पैटर्न को आपको इस प्रकार से करना है कि 160 तक वाक्य बढ़ने, यानी इसमें दाएं बाएं दे देता है और इसमें कौन सा वाक्य कहां सेट होगा। सेवायाम सीमंत प्रधानाचार्य, प्रधानाचार्य महोदय, अगर मैडम प्रिंसिपल तो महोदय करना। वेल ग्लोबल उच्च माध्यमिक विद्यालय कालवाड़ जयपुर शुल्क मुक्तार्थी प्रार्थना पत्रम। फिर इसमें सेवामैम श्रीमंत प्रधानाचार्य वेल ग्लोबल माध्यमिक कालवाड़ जयपुर शुल्क मुक्तार्थ सविनय निवेदनम अस्ति, सविनय नम्र निवेदन है यत यत कि मम पितु मेरे पिता एक कृषक, मेरे पिता एक किसान है। तस्य खालिस्तान स्थिति समचिना नास्ति, तस्य आर्थिक, ये आर्थिक लिख दो यहां पर। तस्य आर्थिक स्थिति समचिना नास्ति, उनकी आर्थिक स्थिति सही नहीं है। अस्मात् खालिस्तान, अस्मात् कारणात्, इस कारण से अहम विद्यालय में विद्यालय शुल्क दातुम खालिस्तान नास्मि समर्थो, समर्थो नास्मि, मैं विद्यालय शुल्क देने में समर्थ नहीं हूं। भगवान मम विद्यालय शुल्क मुक्त में आप मेरी विद्यालय की फीस माफ करोगे। भगवान महती कृपा, आपकी अत्यधिक कृपा भविष्य होगी। सह धन्यवादम भवताम आज्ञाकारी। लड़के लिखेंगे शिष्य और लड़कियां आएगी शिष्या, और इधर दिनांक। इस प्रकार से ये आपका वाक्य सार्थक वाक्य आएगा। भरने का मंजूसा आराम से भरना, इसमें कोई जल्दीबाजी मत करना। श्याम श्रीमंत प्रधानाचार्य आएगा, महोदय वेल ग्लोबल माध्यमिक आएगा, कालवाड़ जयपुर शुल्क मुक्तार्थ प्रार्थना पत्र सैन्य निवेदनम अस्ति यत, यत आएगा। मम पितु एक कृषक अस्ति, तस्य आर्थिक स्थिति जो खालिस्तान है इसके मैंने अंडरलाइन कर दिया है। समचिना नास्ति, अस्मात् कारणात्, अस्मात् कारणात्, इस कारण से मैं विद्यालय की फीस देने में समर्थ नहीं हूं। भगवान मम विद्यालय शुल्क मुक्त कृषति महति कृपा भविष्यति भवताम आज्ञाकारी शिष्य। इतने होकर के इसका इस प्रकार से आपको क्लियर करना है। आपके संधि का जो मैटर है वो 2 नंबर का आएगा। तो मैंने जो कई बार परीक्षाओं में पूछी गई जो संधियां हैं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में पूछी गई है, तो ये डाइट में भी पूछी जा सकती है, तो मैं हम डाल रहे हैं इसको। पहला है परोपकार। परोपकार पर प्लस उपकार गुण संधि है, तो संधि का नाम उसमें लिखना है कौन सी संधि है, संधि का विग्रह करते हुए उसके टुकड़े करते हुए संधि का नाम लिखना है। तो परोपकार, तो ये होगा बेटा इसका पर प्लस उपकार, यानी इसमें ए और उ मिलके ओ बनता है। यदि ए या आ के बाद में उई
ई उ री या लिरी आता है, ए या आ के बाद में ई उ री या लिरी आता है तो क्रमशः ओ ए अर तथा अल हो जाता है। तो इसमें देखते पर प्लस उपकार, ये ए और उ मिलके ओ बनेगा, ओ बनते ही ये बन जाएगा ए उ ओ बराबर परोपकार, पर प्लस उपकार। दूसरी है रमेश। रमेश में रमा मूल शब्द है, रम नहीं है। रमा प्लस ईस, रमा यानी स्त्री का नाम है और ईस यानी स्वामी, तो ये होगा गुण संधि है रमा, रमा प्लस ईस, रमा प्लस ईस बराबर रमेश, ये भी गुण संधि आपकी। पवन, पो प्लस एन अयादि संधि है, स्वर संधि का भेद अयादि। अयादि में क्या होता है, यदि ई उ री या लरी के बाद में असमान स्वर आता है तो इसमें ओ ए आई ओ औ के बाद में असमान, ए से आई होता है, आई से आई हो जाता है, ओ से आ हो जाता है और औ से आ हो जाता है, तो पो प्लस एन बराबर होगा पवन अयादि संधि। फिर है पवित्र, पवित्र भी अयादि है, पो प्लस इत्र, इसका होगा पो प्लस इत्र, पो प्लस इत्र बराबर पवित्र। फिर है अत्रेव, अत्रेव की होगा अत्र प्लस एव, अत्र प्लस ए बराबर वर्धी स्वर संधि है। फिर है सदैव, सदा प्लस एव, सदा प्लस एव बराबर सदैव यानी हमेशा, ये भी आपकी वर्धी स्वर संधि है। फिर आता है वसुदेव, वसुदेव में वसुधा यानी पृथ्वी प्लस ए वसुदेव, तो इसका वसुधा प्लस एव होगी, वसुधा प्लस एव। फिर है कोअपी, कोअपी में इधर देखो भाई, यही बता देते हैं, कै विसर्ग प्लस अपी, कोअपी है, ये उत्तर विसर्ग संधि है। विसर्ग के बाद में पहले अगर ए आता है तो विसर्ग के स्थान पर उ होता है, लेकिन बाद वाले ए का अवग्रहचन हो जाता है, तो ये ए है, ए, इस ए का अवग्रहचन होगा मत के, मत प्लस एक के मत के, मतों में एकता, मत प्लस एक के बराबर मत के। प्रत्यक्ष, प्रति प्लस अक्ष, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, प्रति प्लस अक्ष तो प्रत्यक्ष है, यण संधि है। न्यून, नी प्लस ऊन, न्यून यानी होता है कम, थोड़ा। फिर हिमालय और विद्यालय दोनों के एक दो को हिम प्लस आलय, हिम यानी बर्फ, आलय यानी स्थान, विद्या यानी विद्या, आलय यानी स्थान, विद्यालय हिमालय दोनों समार्थी है, दीर्घ स्वर संधि के भेद है। फिर है खलविदम, बेटे ये थोड़ा टफ है, खलु प्लस इदम, ये यण संधि है। यण संधि में क्या होता है, ऊ का वय बनता है, खलविदम। ये आपको देखो गुरुवे, कई बार कहते हैं गुरुवे नमय, नमय के युग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, आगे बताऊंगा अभी। तो इसमें गुरुवे का होगा गुरु, गुरु प्लस ए, गुरु प्लस ए अयादि संधि है, क्योंकि ओ से औ बनता है। बहिरागत्य, बहि विसर्ग प्लस आगत्य, आगत्य, यह आपकी रुत्व विसर्ग संधि है। एक सूत्र होता है सस्व शुरू के माध्यम से विसर्ग के स्थान पर का आदेश होता है, इत्यादि, इति प्लस आदि, यह भी आपकी यण संधि है, यण संधि। पित्राज्ञा, पितृ प्लस आज्ञा, पित्राज्ञा यण संधि है। प्रजते, प्र प्लस एजते, यह आपकी पररूप संधि है, प्रजते, उपोस्ति, ये। वनौषधि, वन प्लस औषधि,
बराबर वनौषधि, ये आपकी दीर्घ स्वर संधि है। इसके बाद में मैं आपके सामने विभक्ति और उसका कारण डालना चाहेंगे, एक्स नेक्स्ट में चलेगा। हाँ भाई, विभक्ति और कारण में देखो, बोर्ड क्लास का मैटर थोड़ा स्टैंडर्ड होता है, उसमें तो विभक्ति पूछते हैं, कारण भी पूछते हैं, लेकिन आपको क्या है, कोष्टक में देना दिया हुआ होता है, आगे उसका कारण लिखना है, यानी खालिस्तान के साथ ही उसका सिस्टमेटिक तरीके दिया हुआ, केवल पहचानना है कि किस शरीर का कोई अंग विकार हो जाए, स साकम सार्धम समम इत्तम भूतम लक्षणम और अलम विवादेन ऐसा आ जाए तो आपको तृतीय विभक्ति का प्रयोग करना है। फिर है दा धातु, नमः स्वाहा वसट अलम ऐसे आ जाता है, या क्रोध आ जाता है, द्रोह आ जाता है, या ईर्ष्या आ जाता है, तो उसमें चतुर्थी की विभक्ति का प्रयोग करना है। जो चीज किसी अलग हो रही है, या डर रहा है, या रक्षा की जाती है, तो वहां पंचमी होगी। जिसमें संबंध होता है उसमें षष्ठी, और श्रद्धा है, विश्वास है, स्नेह है, एक साथ दो क्रियाएं हो रही है, तो इस प्रकार उसमें सप्तमी। और संबोधन कारक हो जाए तो वहां पर प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। ये 2 नंबर की आएगी, बहुत सरल है, जो आपके लेवल के अनुसार बताने जा रहा हूं। पहला आ गया खालिस्तान नमे, और कोष्ठ में आएगा गुरु, तो नमे के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। गुरुवे नमे कहते हैं, गुरु जी प्रणाम, तो गुरुवे नमे, मात्रे नमे, पित्रे नमे, इस प्रकार से इसमें नमे के योग में चतुर्थी का विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। खालिस्तान खंजय अस्ति पाद, से पादेन खंजय अस्ति, वह पैर से लंगड़ा है। अंग विकार, शरीर का कोई भी अंग विकृत हो गया तो तृतीय विभक्ति होती है। से पादेन खंजय, से शीर्षा खलवाटे, से कर्णेन भद्रे, से नेत्रेण काणे, से अक्षणा काणे, से नेत्रभ्याम अंधे, इस प्रकार तृतीया इत्तुम बहुत्तुम लक्षणम, जिसके द्वारा लक्षण प्रकट होते हैं, वह जटाओं से तपस्वी लिखता है। से जटाभी तापस प्रत्यते, से कलमेन छात्र परित्यते, से गणवेशना छात्र परिवर्तते प्रतीयते। पर है फिर गंगा खालिस्तान निर्गच्छति, जो चीज अलग होती है वहां पंचमी आती है। खालिस्तान में दे दिया हिमालय, गंगा हिमालयात निर्गच्छति, गंगा हिमालय से निकलती है, अर्थात अलग होने के अर्थ में पंचमी विभक्ति अपादान कारक होता है। अलम विवाद खालिस्तान, भाई अलम के योग में 2 विभक्तियों का प्रयोग किया जाता है। अगर किसी चीज के लिए मना कर रहे हैं, कई बार बच्चों कहते हैं झगड़ा मत करो, मना करते हैं, तो अलम विवादेन वहां तृतीय विभक्ति होती है। और एक होती है अलंकार पर्याप्त, हरि दैत्य वैलम, हरि राक्षसों को पर्याप्त है, ऐसी स्थिति में वहां चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो तृतीय और चतुर्थी का ध्यान रखना, जब विवाद आ जाए और अलम आता तो विवादेन होगा, और हरि दैत्य आ जाए तो वहां हरि दैत्य अलम होगा। यानी अलम के युग में तृतीया और चतुर्थी दोनों है, लेकिन एक का मना कर रहा है तो तृतीया और पर्याप्त है तो चतुर्थी। खालिस्तान बधिरस्ति कर्णे, अंगविकार है। से कर्णेन बधिरस्ति, वह कान से बहरा है, सुनता नहीं है, पर्दे फट गए तो आवाज मस्तिष्क के आंतरिक भागों तक नहीं पहुंच रही है, तो सुनने में असक्षम है। नरपय धनम ददाती, राजा धन देता है, तो भाई देने के योग में चतुर्थी आती है। विप्राय, विप्र यानी ब्राह्मण होता है, राजा ब्राह्मण को धन देता है, राजा ब्राह्मण को गाय देता है, गुरु शिष्य को दान देता है, तो दा धातु के युग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होगा। बालक खालिस्तान से गच्छति, बालक से के, से साकम सार्धम, से साकम सार्धम अंग विकार, तो से सब तृतीया होगी। तो पितृ है तो पितृ की तृतीय विभक्ति पित्रा होगी। खालिस्तान अदय जना तिष्ठति, यहां आएगा वृक्ष,
खालिस्तान अधः जना तिष्ठन्ति, अधः ऊपर नीचे सामने, वृक्ष से अधः जना तिष्ठन्ति, पेड़ के नीचे मनुष्य बैठते हैं, लोग बैठते थे, यहां होगा वृक्ष से। नृपय क्रुद्धति, क्रोध के योग में चतुर्थ विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, तो किंकरदा इसमें होगा किंकराय। परितय खालिस्तान परितय छात्रा संति, यहां आ गया ग्राम, तो अभितय परितय उभयतय की द्वितीय आएगी। अहम समाम गच्छामि, या मित्र दे दिया, अहम मैं मित्र के साथ जाता हूं, तो मित्र का उसमें मित्रेण हो जाएगा। खालिस्तान कालिदास है श्रेष्ठतम, कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है, सप्तमी आएगी यहां पर, अनेकों में से एक को छाटा जाता है। बालक पतति, बालक गिरता है तो अलग होते हैं, अलग योग में पंचमी आएगी, अस्वात हो जाएगा इसका। बालक खालिस्तान विभेति, बालक डरता है, बैरक्सो के पंचमी सिंगात होगा इसका। खालिस्तान वनम गते दस्तत मृत, दो क्रिया हो रही है, जहां दो क्रियाएं होती है वहां सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। रामे वनम गते दशरथ मृत, या रामे वनम गते दशरथ प्राणान अत्यजत, प्राण बहुवचन में होते हैं भाई, प्राण है, ये बाल है, घी है, तेल है, ये सभी बहुवचन में होते हैं। अभितय परितय के योग में फिर द्वितीय, यहां प्रीतय ग्रामम, ग्राम हो जाएगा, जलम अस्ति, गांव के दोनों ओर जल है। खालिस्तान दुग्धम रोचते, रुच धातु के योग में चतुर्थ विभक्ति का प्रयोग होता है, रमा है तो रमाए हो गए। हिंदू सिख, सिख वो नहीं है, यानी जिसके द्वारा लक्षण जो सिखिया होगा वह सिखिया हिंदू, चोटी से हिंदू लगता है, कुचैन यू ने दाढ़ी से मुसलमान लगता है, कलमेन छात्र ने कलम से छात्र लगता है, तो लक्षण प्रकट होते हैं, तृतीय आएगी। से जटा गया तापस प्रति तप, तो जटा का जटा भी हो जाएगा। अब मैं इसको स्थानों को भर रहा हूं, इसको ध्यान से सुने। नमे के योग में बेटे चतुर्थी आएगी, ये होगा गुरुए। पाद का अंग विकार के योग में हो जाएगा ये पादेन। गंगा हिमालय से निकलते हिमालयात। अलम के योग में विवादेन, झगड़ा मत करो, विवाद नहीं करे। करणे कर्णेन, कानों से बहरा है। फिर इसमें नरपय धनम ददाति विप्राय, राजा ब्राह्मण को धन देता है। बालक से गच्छति पित्रा, बालक पिता के साथ जाता है। सहसाकम सार्धम इतम भूतम लक्षणम। तृतीय अदय वृक्ष से, बालक पेड़ के नीचे सोते हैं, बालक पेड़ के नीचे, बालक पेड़ के नीचे सोते हैं, या मनुष्य पेड़ के नीचे बैठते हैं, सोते हैं। नरपय किंकराय, क्रुद्ध, क्रुद्ध के योग में चतुर्थी, नरपय किंकराय आएगा बेटा यहां पर, तो किंकर, किंकर यानी होता है नौकर। नरपय किंकराय क्रुद्धति, नरपय राजा नौकर पर क्रोध करता है कि तूने समय पर काम नहीं किया, सीधा नौकरदार उसको लताड़ लगा रहा, धमका रहा है, ताकि भविष्य में कोई गलती नहीं करे। आपको भी डांट लगती है, आपके पिताजी और मम्मी लताड़ लगाते हैं, सेंटर में आ जाते हो एक स्पीड में। तो इसलिए थोड़े सोच समझ के काम किया करो, क्योंकि लोग चाय पीते, चाय में उबाल आता है तो फिटनेस की डेंटिंग पेंटिंग निकाल देंगे अगर माता पिता का कहना नहीं मानोगी तो। परितय छात्रा, तो ग्रामम आएगा अभी तो परितों के योग में। अहम समम गच्छामि, मैं जाता हूं, सह के योग में तृतीय। मित्र आएगा, मित्रेण होगा बेटा यहां पर, यहां पर हो जाएगा मित्रेण। इधर चलो, कविसु आएगा, कविसु कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है, सप्तमी विभक्ति आएगी यहां पर, कविसु कालिदास श्रेष्ठ अस्ति। बालक गिरता है, अलग हो रहा था, स्वात हो जाएगा बेटा, बालक घोड़े से गिर रहा है। बालक डरता है, सिंह, सिंघात हो जाएगा पंचमी। राम वनम गते दशरथ मृत, रामे होगा यहां पर सप्तमी विभक्ति। फिर अभिता जलम ग्रामम होगा भाई, ग्राम में, गांव के दोनों ओर जल है। रमा
रमा को दूध अच्छा लगता है तो रुच धातु के युग में चतुर्थी, तो इसका मैं यहां लिखता हूं रमाए, ऐसा आएगा रमा ये। रुच धातु के युग में चतुर्थी व्यक्ति का प्रयोग किया जाता है। सिकिया हिंदू, सिकिया सिख या वह चोटी से हिंदू प्रतीत हो रहा है, लक्षण तृतीय आएगी। लास्ट एंड फाइनल जटा भी से जटा भी, तापस प्रतिभा जटाओं से तपस्वी लगता है। इस प्रकार से ये मैंने जो आपको बताया ये आपकी विभक्ति और कारण 2 नंबर की आएगी। आप सभी विद्यार्थी आसानी से कर पाएंगे। हाँ भाई देखो, ये आपके जो गद्यांश है, इस गद्यांश में पहले आपको उसको पढ़ना है पूरी को। कई बार क्या विद्यार्थी डायरेक्ट ही प्रश्नों पर नोकझोंक कर लेते हैं। जब प्रश्नों पर डायरेक्ट आते हैं तो प्रश्नों का आंसर देने में असक्षम हो जाते हैं। आपको पहले गद्यांश को सही तरीके से पढ़ना है और पढ़ करके फिर सही तरीके से उनका आंसर देना है। 400 छिंत्रे किस तरह बधे? सप्तत षष्ठ दिक्क चतुर चतुर सप्तम दिक्कम। आर्यभट्ट ग्रंथ लब्ध 400 छिंत्र ईस्वी में आर्यभट्ट का जन्म हुआ। उनके द्वारा विचरित, उनके द्वारा लिखित ग्रंथ आर्यभट्टियम, आर्यभट्ट के द्वारा लिखा हुआ ग्रंथ आर्यभट्टियम है। इतमेन ग्रंथ उनके द्वारा लिखा हुआ ग्रंथ अयम, यह ग्रंथ त्रयोविंशति वयस से विचरित है। उन्होंने यह ग्रंथ 23 वर्ष की उम्र में लिख दी थी। देखिए आज 23 वर्ष के जो होते हैं उनको पता ही नहीं क्या है। यू आर द मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन, द एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वीपन विल बी चेंज टू द वर्ल्ड। हमारी कलाप ने कहा था कि शिक्षा एक महत्वपूर्ण शक्ति है जिसके द्वारा दुनिया को बदला जा सकता है, वर्ल्ड को। ऐतिहासिक स्त्रोतों से ज्ञात होता है, ऐतिहासिक पुराने शास्त्रों से ज्ञात होता है कि पाटलिपुत्र निक्सा आर्यभट्टम वेधशाला की पाटलिपुत्र पटना के पास में, पटना जो वर्तमान में बिहार की राजधानी है उसको पहले पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता था, तो पाटलिपुत्र के नाम से उनकी वेधशाला है। अनेन इदम इससे अनुभव यह किया जाता है यत की तस्य कर्म भूमि, उसकी कर्म भूमि भी पाटलिपुत्र ही थी। अब पहला प्रश्न आ गया, यह प्रश्न है आर्यभट्ट से ग्रंथ किम नाम? आर्यभट्ट ग्रंथ, आर्यभट्ट के ग्रंथ का क्या नाम है? इसमें यह लिखा हुआ देखो बेटे, आर्यभट्टियम। आर्यभट्टियम लिखोगे, आर्यभट्टियम, आर्यभट्टियम ग्रंथ आर्यभट्ट का लिखा हुआ है। दूसरा प्रश्न है आर्यभट्ट से वेधशाला कुत्र, जहां कुत्र पुत्र प्रश्न आ जाता है तो इसका आएगा स्थान विशेष। भाई स्थान विशेष की जानकारी पूछता है कहां है, तो आर्यभट्ट वेधशाला कुत्र, तो इसमें देखो पाटलिपुत्र निक्सा, यह आएगा पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र निक्सा, निक्सा यानी पास में आर्यभट्ट वेधशाला स्थित थी। आर्य पाटलिपुत्र निक्सा, आर्यभट्ट से वेधशाला, पाटलिपुत्र निक्सा कर देना, पाटलिपुत्र के पास में, पटना के पास में उनकी वेधशाला थी, जहां पर उन्होंने इस बात का ग्रंथ का आविष्कार किया था कि सूर्य एक स्थिरपिंड है, पृथ्वी और चंद्रमा का तिशील पिंड है, जिनके आधार पर संसार में दिन और रात बनते हैं। आर्यभट्ट कर्म भूमि, कर्म, अब जब जन्म इंसान कहाँ लेता है, कर्म कहाँ करता है, तो कर्म प्रधान है। इंसान कर्म का जन्म कहाँ लेता है और आखिरी के अंदर उसके प्राण कहाँ पता नहीं कहाँ निकालते हैं। तो रामचरितमानस में बताया है कहाँ झुलाए झूलने कहाँ लड़ाए लाड। बच्चा जन्म लेता है तो कहाँ से लाड प्यार होता है, कहाँ उसको कहाँ झुलाए झूलने कहाँ लड़ाए लाड, पता नहीं इस जिंदगी का कहीं गम जाएंगे हाड। ये हड्डियाँ पता नहीं कहाँ विसर्जित होगी, इसका कोई प्रमाण नहीं है। ये इंसान का जीवन एक सफ़र है, ये कट जाएगा और इंसान एक दिन सब कुछ यहीं छोड़ करके अपने जिस स्थान है उसी के लिए वापस विदा हो जाएगा। सुनो भाई, तो आर्यभट्ट से कर्म भूमि कहाँ से तक कर्म भूमि आएगी, देखो कर्म भूमि पाटलिपुत्र में, पाटलिपुत्र में उनकी जो कर्म भूमि थी, जो कर्म करता है इंसान, जन्म किस स्थान पर कर्म का, तो पाटलिपुत्र। आर्यभट्ट जन्म लब्धवान है, आर्यभट्ट का जन्म कब हुआ, तो आप लिखोगे 476 इसे किस तरह बता आर्यभट्ट हम जन्म लब्धवान है 476 ईस्वी में। इस समय आपको 2082-83 जो चल रही है
2082। अब इस चैत से फिर दूसरा सत्र लगेगा, नववर्ष हिंदी में। अंग्रेजी वाला तो जनवरी से लगता है और हिंदी का संवत है वो 2082, ठीक है, वो लगेगा। और जनवरी से लगता है अलग, साके और हिजरी वो भी अलग अलग होते हैं। वो 1400 कुछ है और एक 1900 कुछ है। हिजरी, साके, विक्रम और अंग्रेजी, ये 4 प्रकार के संवत होते हैं। इस प्रकार से ये आपका क्लियर होता है। इसमें से एक तो ये एक देखना सावित्रीबाई फुले वाले पार्ट में से एक आपका हो सकता है गज धरे, गज का परिमाण, और एक हो सकता है सप्तभगिनी 7 सिस्टर्स, भारत के जो पूर्वोत्तर राज्य हैं उनके बारे में। जो मैंने ज़्यादा संभावना आने वाला था मैंने आपको इस बोर्ड के माध्यम से, हमारे चैनल के माध्यम से आपको ये क्लियर करवा दिया है। और होली के अवसर पर इसको ज़्यादा से ज़्यादा स्टैंडर्ड तरीके से हमने पास पेश किया है कि विद्यार्थियों को ज़्यादा से ज़्यादा इसका ज्ञान प्राप्त हो। हाँ भाई, ये सार्थक मिलाने वाला जो प्रश्न है ये 4 नंबर का लास्ट एंड फाइनल है, बताने जा रहा हूँ। बाकी हमने जो भी आपको बताया उसका गैस अनुमानित करीब करीब सभी में लगा है, और इससे भी परमात्मा साहब से इसमें भी गैस लगेगा। होली के पावन अवसर पर इस जो हमारा गैस अनुमान पेपर आपको प्रेषित कर रहे हैं, जो डाइटों ने दिया है, डाइट का पेपर जो आखिरी कक्षा 8 का पेपर होने जा रहा है, तो इसमें मैं आपको बता रहा हूँ। त्रिशूल नाग अग्नि पृथ्वी शस्त्र धरे, हमारे पृथ्वी, त्रिशूल, नाग, अग्नि, ये हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति सम्मानीय कलाम साहब के, जिसको मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते थे, उनके प्रेक्षेपास्त्र है। तो यह आएगा, इसको इसके बराबर लिखना है, ये इससे मिलेगा। लेकिन आपका ये पैटर्न इसके बराबर होगा, इसको दाएं बाएं ऐसे मत करना, वरना ये सार्थक नहीं माना जाएगा। जैसे अब 1 नंबर आ गया तो एक ये 4 पर आ गया, तो इस एक को, इसको यहां से लिख करके इसको अणुना यहां लिखोगे, तब जाकर ये सही होगा, वरना गलत माना जाएगा। फिर है सदा पर्वनाम उत्सवाद, सभी पर्वों को, उत्सवों को धारण करने वाली सीतो राजते भारत स्वर्ण भूमि, यह भारत देश की भूमि सोने से युक्त जो भारत देश की भूमि है, भारत देश की जो सोने से युक्त भूमि है, सोना उत्पन्न करने वाली है, वह सभी पर्वों और उत्सवों को धारण करने वाली है। तो 2 नंबर आएगा सदा, तो सदा में आएगा सीतो राजते, सीतो राजते भारत स्वर्ण भूमि, सीतो राजते भारत स्वर्ण भूमि, ये पृथ्वी सोने के। वने दिग्गज नाम तथा केसरी नाम, वने दिग्गज नाम, वनों में सिंह और दिग्गज, दिगाएं, दिक प्लस गज, दिशाओं जिनकी अवस्था है, तो यह आएगा इसमें तटिनाम, तटिनाम इसका यहां से इसका तट, नदियों के तट पर वो पृथ्वी को धारण करने वाले जो है वो आएगा इसमें। संपूर्ण सदैव अस्ति खाद्यान्न भंडारम, तो इसका आएगा नदी नाम जलम अमृत पीयूष, अमृत नदियों का जल है, पीयूष ने अमृत के समान है, वो नदियों का जल पी करके संपूर्ण देश पर खाद्य भंडार की पूर्ति होती है। तो ये सार्थक वाक्य है, इसको देखना, देख करके बराबर मिलान करना, बिल्कुल आपका पेपर सही होगा। और हमने जो गैस दिया है वो क्लियर ट्री इसमें आने की पूरी संभावना है। मैंने बोर्ड में भी 10th बोर्ड में वीडियो डाले थे, 20-25% डाले थे मैंने, मेरे पास कोई समय का अभाव था, मैं कहीं जाना था इमरजेंसी कार्य के कारण से, मैं पूरा पेपर पुटने में, उसमें भी 18-19% बच्चों की जो से त्यों मिले। और इस मॉडल में भी मैं आशा करता हूँ कि जो 8 मार्च को राजस्थान डाइटों के जो पेपर होने जा रहे हैं कक्षा 8 के, इस गैस पेपर के अनुमानित तौर से अधिकांश प्रश्न आपको इसमें देखने को मिलेंगे। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और अच्छी लगन और मेहनत के द्वारा अच्छे अंक प्राप्त करके परमपिता परमेश्वर को मैं ये आशा करता हूँ कि आप अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हो। इतना ही कहकर इस चैनल पर मैं यह विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।